केएमवी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन का क्षेत्र यानी कि इसका दायरा कितना है, लोक प्रशासन का महत्व क्या है और लोक प्रशासन जो विषय है इसको लेके जो विवाद है कि लोक प्रशासन को कला कहा जाए या लोक प्रशासन को साइंस कहा जाए, विज्ञान कहा जाए, उसको समझेंगे। भाग 2 में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले भाग में पार्ट 1 में लोक प्रशासन का अर्थ, उसका क्षेत्र, लोक प्रशासन का महत्व और विषय का अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। तो लोक प्रशासन कुछ समान उद्देश्यों के लिए मनुष्यों का एकीकृत प्रयास है। यानी कि लोक प्रशासन जो है इसमें कुछ समान उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये प्रयासरत है। यानी कि वह प्रशासन के द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। लोक प्रशासन अंग्रेजी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है और मोटे तौर पर अगर देखें तो यह शासकीय नीति यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है इसके विभिन्न पहलुओं का विकास और उन पर अमल एवं उनका अध्ययन करना है। प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है लोक प्रशासन कहलाता है। यानी कि प्रशासन का वह भाग जो आम जनता के लाभ के लिए हो उसे ही लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन का संबंध सामान्य नीतियों और सार्वजनिक नीतियों से होता है। अगर देखें तो एक अनुशासन के रूप में इसका अर्थ वह जन सेवा है जिसे सरकार कहे जाने वाले व्यक्तियों का एक संगठन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना। अगर हम वुड्रो विल्सन और एल डी वाइट के अनुसार समझे तो वुड्रो विल्सन ने कहा है कि कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। तो वुड्रो विल्सन कहते हैं कि कानून को विस्तृत रूप में और क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का, लागू करने का नाम ही लोक प्रशासन कहलाता है। एल डी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों, लोक नीतियों को पूरा करना या उसे लागू करना होता है। इस तरह से एक अन्य विचारक जैसे कि फिफ्नर, इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन का अर्थ जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्यों का संचालन करना है। वहीं हर्बर्ट साइमन ने कहा कि साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ होता है राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया से। यानी कि स्थानीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय यहाँ की जो सरकारें होती हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित ही कार्य को लोक प्रशासन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति। तो लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है लोक प्रशासन का। प्रशासन की प्रकृति के विश्लेषण के संबंध में दो दृष्टिकोण है। अगर इसकी प्रकृति को समझना है तो दो तरह के दृष्टिकोण दिए गए हैं। इन्हें एकीकृत, पहले दृष्टिकोण को एकीकृत और दूसरे दृष्टिकोण को प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहा गया है। एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए तो इसके समर्थकों का कहना है कि निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संपादित किए जाने वाली प्रक्रिया का योग ही प्रशासन कहलाता है। चाहे वे क्रियाएं लेखन संबंधी हो, प्रबंधन संबंधी हो या तकनीकी संबंधी ही क्यों ना हो। इस दृष्टिकोण में इस दृष्टिकोण में उपक्रम में यानी कि किसी ऑफिस में, किसी उद्योग में कार्यरत सभी वर्कर्स, चाहे वो छोटे से कर्मचारी ही क्यों ना हो या बड़े अधिकारी क्यों ना हो, उन सभी को
के कार्यों को प्रशासन का भाग माना जाता है। तो इस एकीकृत दृष्टिकोण में बताया गया है कि किसी निजी या फिर सरकारी जो भी उद्योग हो या ऑफिस हो, वहाँ पर हर एक कर्मचारी, चाहे वह निम्न वर्ग का हो या फिर उच्च वर्ग का कार्यकर्ता हो, वह सभी जो है प्रशासन के भाग यानी कि प्रशासक माने जाएंगे और प्रशासन के भाग माने जाएंगे। दूसरा दृष्टिकोण है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, जो कि संकुचित है, यानी कि केवल उन्हीं लोगों के कार्यों को प्रशासन मानता है जो किसी उपक्रम संबंधी केवल प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करते हैं, यानी कि जो केवल प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करते हैं, मैनेजमेंट के कार्यों को करते हैं, उन्हीं को ही ये प्रशासन का भाग मानता है, अन्य किसी को नहीं। प्रबंधकीय कार्य का लक्ष्य उपक्रम की सभी संक्रियाओं का एकीकरण, नियंत्रण तथा समन्वय करना होता है और यह प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। इस तरह से यहाँ पर दो दृष्टिकोण बताए गए हैं। इस तरह से इन दोनों ही दृष्टिकोणों के माध्यम से हम लोक प्रशासन की प्रकृति को समझ सकते हैं। अब है लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझेंगे कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो कुछ विचारकों के अनुसार सरकार के तीनों अंगों का संबंध, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों का संबंध लोक प्रशासन से है, जबकि दूसरे विचारक लोक प्रशासन का क्षेत्र सिर्फ कार्यपालिका तक ही सीमित मानते हैं। लोक प्रशासन को केवल सरकार या कार्यपालिका से ही जोड़ देना एक संकीर्ण विचार होगा। आज सरकार अपने क्षेत्र में तो काम करती ही है, इसके अलावा वह सरकार इसके अलावा वह और क्षेत्रों में भी अपना हित रखती है, कार्य करती है। सहकारी समितियां क्षेत्र के बाहर हैं, परंतु इनमें भी करदाता का पैसा आता है और इसीलिए लोक प्रशासन के अंदर आती हैं, यानी कि लोक प्रशासन के अंतर्गत ही ये भी शामिल हो जाएंगी। दूसरे शब्दों में अगर हम बात कहें तो आज बड़े बड़े प्राइवेट उद्योगों में भी अधिकांश जो धन है वो जनता का ही होता है और इस तरह से लोक प्रशासन इन बड़े बड़े उद्योगों को भी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं रख सकता है। संक्षेप में देखें तो हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र उन सभी सार्वजनिक कार्यों और क्रियाओं तक व्याप्त है जो एक समाज में किए जाते हैं। अतः इस तरह से हम लोक प्रशासन के क्षेत्र को संकुचित नहीं मान सकते, बल्कि इसका जो क्षेत्र है या दायरा है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और दिन ब दिन हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है बढ़ता ही जा रहा है। लोक प्रशासन को जो है अच्छे से समझने के लिए, इसके क्षेत्र को अच्छे से समझने के लिए निम्न दृष्टिकोणों को जानना जरूरी है, जिसमें पहला दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार जो विचारक है वह मानते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या फिर उसे लागू करना होता है। व्यापक दृष्टिकोण को समर्थन करने वाले जो विचारक हैं वह है बिलोबी, वाइट और फेलिक्स तथा निग्रो इस विचार के समर्थक हैं। दूसरा दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण को मानने वाले विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से ही है। ये सिर्फ कार्यपालिका तक ही इसको सीमित कर देते हैं और इस दृष्टिकोण के समर्थक प्रशासन में संगठन के सभी कार्यों को शामिल नहीं करते, केवल उन्हीं कार्यों को शामिल करते हैं जिनका प्रबंधन की विधियों से, तकनीकों से, पद्धतियों से इनका संबंध होता है और जो सभी संगठनों में सामान्य रूप में पाया जाता है। हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक इस विचारधारा के समर्थक हैं। तीसरा जो दृष्टिकोण है पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण है,
और इसके अनुसार हम देखेंगे कि लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट वॉर दृष्टिकोण जो है लूथर गुलिक की देन है। और लूथर गुलिक ने इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं जो लोक प्रशासन के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो पी फॉर प्लानिंग इन्होंने बताया, प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना। एस फॉर स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी फॉर डायरेक्टिंग निर्देशन करना। और सी ओ इन दोनों को कंबाइन करके कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वयन करना। तथा आर फॉर रिपोर्टिंग प्रतिवेदन देना। और बी फॉर बजटिंग बजट तैयार करना। इन सभी के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत ये सभी कार्य किए जाते हैं। अगला दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण को मानने वाले राज्य और प्रशासन के बीच अंतर नहीं करते। तो ये राज्य और प्रशासन के बीच अंतर नहीं करते। वर्तमान युग लोक कल्याणकारी है ऐसा मानते हैं और राज्य और प्रशासन दोनों ही लोक कल्याणकारी है तथा दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, सबका जनहित, सभी लोगों का कल्याण करना। इस प्रकार इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हितों में किए जाने वाले समस्त कार्यों तक फैला हुआ है। और इसके समर्थक हैं एल डी वाइट, हेजिकल, ड्रॉर और मर्सन। इसी संदर्भ में अगला दृष्टिकोण हमारा है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण को डॉक्टर एम पी शर्मा ने बताया और इनके अनुसार सभी प्रकार की सार्वजनिक सत्ता जो प्रशासन का कार्य करती है, किसी भी प्रकार की सत्ता हो वह प्रशासन का कार्य करती है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो, क्षेत्रीय हो या फिर स्थानीय स्तर पर हो, और चाहे वह कार्यवाहक हो चाहे सलाहकार हो, उसका ढांचा, उसका संगठन तथा कार्य रीतियां, इनमें न केवल केंद्रीय विभाग तथा स्थानीय सरकारें शामिल होती हैं बल्कि मंत्रालयों से बाहर के जो संगठन हैं वो भी शामिल होते हैं, सार्वजनिक मंडल भी शामिल होते हैं, निगम भी शामिल होते हैं और इसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं। प्रशासनिक कार्यविधि, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों में कार्यवाहक, वैधानिक तथा न्यायिक कार्य भी शामिल होते हैं और साथ ही विभिन्न कार्य रीतियां जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के अनुकूल हो इसमें आ जाती हैं। इस तरह से आधुनिक दृष्टिकोण को अगर हम समझें तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं रह गया जो लोक प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता। तो इन्होंने बताया कि लगभग सभी कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र के दायरे में आते हैं। अब हम देखेंगे कि लोक प्रशासन का महत्व क्या है। तो लोक प्रशासन के महत्व को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। अगर पहला है कि प्रशासन सरकारों में स्थायित्व प्रदान करता है, प्रशासन के द्वारा सरकारों में स्थायित्व बना रहता है। दूसरा है वह सामाजिक परिवर्तन तथा विकास का यंत्र है। लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन और विकास का एक यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा है तकनीकी नवीनीकरण, युद्ध और लोक कल्याणकारी राज्य होने की चुनौती इस पर ही नवीन जिम्मेदारियां प्रस्तुत करती हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां प्रशासनिक अधिकारियों पर आ जाती है। चौथा है नीतियों के निर्माण में और उनके क्रियान्वयन में यानी कि लागू करने के लिए लोक प्रशासन ही जिम्मेदार है। पांचवा है विशाल स्तर पर वाणिज्य एवं वित्तीय सेवाएं बनाए रखने के लिए जिम्मेदार। सिक्स्थ है समाज की सुरक्षा, खास तौर पर जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये जिम्मेदार है। अगला है सार्वजनिक नीति और राजनीतिक प्रकृति की अनुकूलन दशा निर्धारित करने में भी लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आठवां है एम ई डिमोक। इन्होंने कहा कि प्रशासन प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व का विषय है, क्योंकि जो सेवाएं वह उपभोग करता है, जो नागरिक सेवाएं उपभोग करता है, जो कर वह देता है और बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का वह उपयोग करता है, वह प्रशासन के सफल तथा असफल कार्यकरण पर ही निर्भर करता है। अगला जो महत्व है वो ये है
कि आधुनिक युग की बहुत सी महत्वपूर्ण गहन सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे स्वतंत्रता और संगठन में समन्वय, प्रशासन के नौकरशाह क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती है। जो प्रशासन है उसमें नौकरशाह वो प्रशासन के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो कि इसके राजनीतिक दर्शन और सिद्धांत का मुख्य विषय है। इस तरह से ये सभी बातें यह बताती हैं कि लोक प्रशासन का महत्व प्रासंगिक और अनिवार्य है, और इन सभी जिम्मेदारियों को, इन सभी कार्यों को निष्पादन के लिए लोक प्रशासन का होना आवश्यक है। अब हम लोक प्रशासन के विषय के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसमें लोक प्रशासन जो है एक विवाद बना हुआ है कि लोक प्रशासन को कला माना जाए, विज्ञान माना जाए या दोनों माना जाए। तो किसी भी सामाजिक विज्ञान को कला, विज्ञान या दोनों, या इनमें जो विवाद बना रहता है उसको समझते हैं कि आखिर में लोक प्रशासन विज्ञान है या कला है। लोक प्रशासन का प्रयोग दो अर्थों में किया जा सकता है। अगर हम पहले अर्थ को देखें तो इसमें लोक प्रशासन का प्रशासनिक, क्योंकि लोक प्रशासन का शासकीय मामलों के संचालन की विधि यानी कि प्रक्रिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो लोक प्रशासन जो है इसको दो भागों में बांट सकते हैं इसको समझने के लिए। और पहले भाग को देखें तो लोक प्रशासन को जो है ऐसा माना जाता है कि यह शासकीय मामलों के संचालन की एक प्रक्रिया है। अगर दूसरा अर्थ देखें तो यह बौद्धिक अन्वेषण यानी कि एक अध्ययन का क्षेत्र भी माना जाता है। अपने प्रथम रूप में, अगर प्रथम भाग में देखें तो अपने प्रथम रूप में लोक प्रशासन एक प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो शासन कार्य का संचालन करता है। तो पहले रूप में लोक प्रशासन एक प्रक्रिया है, तो दूसरे रूप में अध्ययन का विषय है, इसका अध्ययन भी किया जाता है। एक प्रक्रिया होने के रूप में लोक प्रशासन निश्चित ही क्या है, कला है, क्योंकि कोई भी चीज़ों का जब संचालन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो उसको अपने तरीके से किया जाता है, और उसको कौन जो है किस तरीके से उसको उपयोग करता है, यह एक कला होता है। तो दूसरे रूप में अध्ययन का विषय, लेकिन एक प्रक्रिया के रूप में जब हम इसे देखते हैं तो लोक प्रशासन जो है निश्चित ही एक कला है। परंतु प्रश्न यह है कि एक क्या लोक प्रशासन जो है शासकीय मामलों के अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है? यानी कि हम इसे एक प्रक्रिया के रूप में, एक शासकीय मामलों की प्रक्रिया के रूप में जब इसका हम देखते हैं तो हम इसे विज्ञान कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो अगर हम देखें कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो या लोक प्रशासन ही क्यों ना हो, यह अपने समय में कहीं ना कहीं जो है विज्ञान और कला के लिए जो है इनकी आलोचनाएं होती रही हैं। फिर भी हर सामाजिक विज्ञान के विषय के संबंध में यह विवाद जारी है कि वह विषय विज्ञान है या कला है। अगर हम साधारण अर्थों में देखें तो विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो तथ्यों को विशिष्ट तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध रूप में रखती है। तो यहाँ पर हम पहले विज्ञान को जानेंगे कि आखिर विज्ञान क्या है। तो विज्ञान जो है ज्ञान की एक शाखा है जिसमें तथ्यों को विशिष्ट तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। गार्नर के अनुसार इन्होंने कहा कि विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जिसमें विधिवत पर्यवेक्षण किया जाता है, अनुभव होता है और अध्ययन के आधार पर प्राप्त और की गई होती है, और जिसके तथ्यों को समन्वित करके उसका क्रमबद्ध वर्गीकरण कर दिया गया हो। इस तरह से ग्रीन ने बताया कि विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है, यानी कि विज्ञान जो है वो अनुसंधान की एक भाग है। अनुसंधान के माध्यम से ही विज्ञान प्रारंभ होता है या विज्ञान का जन्म होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विज्ञान के लिए अगर किसी विषय को विज्ञान की कैटेगरी में डालना है तो उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। तो विज्ञान के लिए उसमें
निम्नलिखित विशेषताओं का होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि किसी विषय को विज्ञान मानना या ना मानना, उसके पीछे जो है अगर देखा जाए तो निरीक्षण, देखा जाए अगर निरीक्षण उसका किया जा सकता है तो हम उसे विज्ञान की कैटेगरी में शामिल करेंगे। इसी तरह से जिसका परीक्षण किया जा सके, उसके आधार पर निकाले जाने वाले सार्वभौमिक एवं सुनिश्चित नियम और इन नियमों की अपरिवर्तनशीलता, यानी कि बाद में ये नियम एक जगह तो लागू होते हों लेकिन दूसरी जगह जो है ना लागू हो तो उसको विज्ञान नहीं कहेंगे। वही नियम इस जगह लागू होता है और वही सेम नियम से हम दूसरे चीज़ों पर भी लागू करते हैं और दोनों जगह सेम रिजल्ट होता है तो उसको सार्वभौमिकता प्राप्त हो जाती है, यानी कि विज्ञान कह सकते हैं। इसी तरह से पूर्वानुमान लगाया जा सके किसी भी चीज़ का, भविष्यवाणी किया जा सके, विषय का वर्गीकरण किया जा सके तथा सारणीकरण और सही निष्कर्ष निकालना इत्यादि। इस तरह से हम देख सकते हैं विज्ञान के विशेषताओं में निरीक्षण, परीक्षण और सार्वभौमिक सुनिश्चित नियम तथा सार्वभौमिकता, पूर्वानुमान, भविष्यवाणी, वर्गीकरण, सरलीकरण, ये सारी चीजें अगर इसमें पाई जाती हैं तो हम उसे विज्ञान कहेंगे। तो यही चीज अगर लोक प्रशासन के विषय को लेके भी समझने का प्रयास किया जाएगा और इसमें अगर हम देखते हैं कि लोक प्रशासन अगर इन सभी चीजों को पूरा करता है तो हम इसे भी एक विज्ञान कहेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा कला। लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा नहीं, यह काफी विवादाग्रस्त विषय है। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले या ना मानने वाले लेखकों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो वर्ग है उसमें ऐसे लेखक हैं जो लोक प्रशासन को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही एक पूर्ण रूप से विज्ञान मानते हैं। यानी कि प्रथम वर्ग के ऐसे लेखक जो कि इसको विज्ञान मानते हैं वो हैं वुड्रो विल्सन, विलोबी, मर्सन, बर्नार्ड और चार्ल्स बियर्ड। ये इसे विज्ञान की संज्ञा देते हैं। वहीं एक दूसरा वर्ग है जो कि फाइनर, मॉरिस कोहेन, वाल्डो और वालास आदि जो विचारक हैं, इन्होंने लोक प्रशासन को कभी विज्ञान नहीं माना और इन्होंने कहा लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकेगा। लोक प्रशासन को विज्ञान और कला के संदर्भ में तीसरा जो वर्ग है उसमें अधिकतर आधुनिक विचारक आते हैं जो यह मानते हैं कि लोक प्रशासन यद्यपि पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है, अभी विज्ञान नहीं है, लेकिन इसे आंशिक रूप से हम लेकिन इसे आंशिक रूप में विज्ञान माना जा सकता है। पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है परंतु आंशिक रूप से विज्ञान कह सकते हैं। ये विचारक कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान होकर रहेगा और यह कि संभव है क्योंकि इसमें विज्ञान की विशेषताएं आंशिक रूप में पाई जाती हैं और इस मत के समर्थकों में उर्बिक, टेलर, साइमन, रिग्स और फिफ्नर आदि आते हैं। तो इस तरह से विज्ञान के संदर्भ में लोक प्रशासन को यहाँ पर विज्ञान मानने वाले एक वर्ग है, दूसरा वर्ग है विज्ञान उसको नहीं मानता और तीसरा वर्ग ऐसा है जिसमें अधिकतर आधुनिक विचारक आते हैं जो ये मानते हैं कि आंशिक रूप से लोक प्रशासन जो है वह विज्ञान है, पूर्ण रूप से नहीं है और यह संभावना है कि भविष्य में यह विज्ञान बन सकेगा। यहाँ विज्ञान की 3 आवश्यकताएं जो कि विशेष रूप से बताई गई हैं कि विज्ञान की 3 आवश्यक विशेषताएं जरूर होनी चाहिए किसी भी विषय को विज्ञान कहने के लिए। तो सबसे पहला, नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विज्ञान जो है उसमें नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा, विज्ञान की भावी क्रिया का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तीसरा, सार्वभौमिक उपयोग संभव है। उपयुक्त तीनों जो लक्षण है अगर लोक प्रशासन में है, ये लोक प्रशासन में तीनों ही लक्षण पाए जाते हैं परंतु अभी तक उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। तो जब ये पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा तो इसको हम लोक प्रशासन को जो है हम विज्ञान कह सकते हैं।